शुरू करें फिर आज की जर्नी भाई। रेडी हैं सभी लोग? जल्दी से बता देंगे मुझे। आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज रेडी? बोलो रे बाबा, आर यू गाइज रेडी? बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए यार, रेजोनेंस। मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आएगा। अब आप लोग मुझे सबसे पहले एक जवाब देंगे चैट बॉक्स के अंदर कि भैया ये रेजोनेंस होता क्या है, ये रेजोनेंस चीज क्या होती है। आप लोग इसका मेरे से थ्रू भी काफी बार सुन चुके हो, आप लोग खुद भी पढ़े होंगे कॉलेज के अंदर। क्या समझते हैं आप रेजोनेंस से? बताइए जल्दी से बोलेंगे भाई। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेजोनेंस? कम ऑन एवरीबॉडी, बोलो मेरे भाई। देखें भाई किस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है। देव भाई आंसर, बिना सोचे समझे आपको ना बेधड़क होके लिखना है जो आपको पता है ना। ज्यादा मत सोचना, गलत होगा चलेगा, बट आई वॉन्ट टू सी कि आप लोगों का क्या थॉट प्रोसेस और आपको क्या सिखाया गया है। एक्सएल इक्वल टू एक्सी, मैक्सिमम एनर्जी। अच्छा जी, और कोई भाई? और कोई भाई? ओमेगा एल इज 1/ω_c। चलो एक्स में वैल्यू पुट कर दिया ज्योत्सना ने। और कोई? नेक्स्ट वन। बस इतना ही पता है भाई, 3 ही बच्चों को पता है पूरी क्लास में। बिल्कुल एसी है आदित्य, एचपीसीएल के अंदर एसी है, पूरा नेटवर्क है। चल तो फिर मैं बताता हूं, देखो। और बेटा ये सिलेबस वाला काम तो वेबसाइट पे जाके सिलेबस तुम भी चेक कर सकते हो कि नहीं कर सकते बताओ? पढ़े लिखे अब 20-20 साल से ऊपर के बच्चे हो गए तुम लोग, और तुम एग्जाम की वेबसाइट पे सिलेबस चेक नहीं कर पाते। गजब बताओ, एकदम गजब कर रखा है तुम लोगों ने। रेजोनेंस के बारे में बात करते हैं यार। देखो मैंने पर्सनली जब मैंने रेजोनेंस पहली बार सुना था ना, तो मैंने बेंजीन में पढ़ा था। जैसा मृदुल ने लिखा है, मैंने बेंजीन में पढ़ा था रेजोनेंस। या उससे भी बेसिक हमने पढ़ा था ना डबल बॉन्ड के अंदर, कि जब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं तो डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ रेजोनेंस। केमिस्ट्री में रेजोनेंस पढ़ा होगा, सब लोगों ने पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में रेजोनेंस। आप लोगों ने ये देखा होगा भाई, आप लोगों ने ये जरूर देखा होगा कि इस टाइप से चीजें होती हैं, इस टाइप से चीजें होती हैं कि दो आपके स्ट्रक्चर होते हैं। क्यों भाई? रेजोनेंस के बारे में जब आप पहले पढ़ चुके हो तो फिर क्यों इलेक्ट्रिकल के धोखे में आते हो? क्यों ये सोचते हो रेजोनेंस का लेना देना सिर्फ इलेक्ट्रिकल से ही है? तो बेटा रेजोनेंस का मतलब बहुत बड़ा है। रेजोनेंस का मतलब ये है जब कोई एक सिस्टम एक या एक से अधिक फॉर्म्स के बीच में ऑसिलेट करता है। जब कोई सिस्टम एक या एक से अधिक फॉर्म के बीच में ऑसिलेट करता है, देन इट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस। सो इट्स नॉट लिमिटेड टू इलेक्ट्रिकल। बात समझ रहे हो? इट्स नॉट लिमिटेड टू इलेक्ट्रिकल। तो इसमें लिखो, when a system or any parameter, when a system or any parameter keeps on oscillating between two forms, the system is said to be in resonance. अगला पॉइंट लिखो, in chemistry a benzene molecule oscillates between two canonical forms by which it is said to be in resonance. Next point, similarly in a electrical circuit, the energy, या if the energy
Similarly, in a electrical circuit, if the energy keeps on oscillating between electrostatic and electromagnetic form, keeps on oscillating between electrostatic and electromagnetic form, then such a circuit is said to be in resonance. Similarly, अगला point, similarly in electromechanical system, if energy oscillates between electrical and mechanical form, then the system is said to be in resonance. बात समझ में आ गई? तो जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम की बात करें तो एनर्जी के ऑसिलेशन की बात करें। बेंजीन का पूरा मॉलिक्यूल खुद ही ऑसिलेट करता है बिटवीन द टू केमिकल फॉर्म्स। तो आप मुझे ये बताओ, अब आपको फील आया रेजोनेंस क्या चीज है? रेजोनेंस का बेसिक सा फंडा है ऑसिलेशन बिटवीन टू फॉर्म्स, कभी उधर तो कभी इधर, कभी उधर तो कभी इधर। दैट इज व्हाट इज रेजोनेंस। ठीक है, बात क्लियर हुई भाई यहां तक? अब रेजोनेंस के अंदर हम डिफाइन करते हैं बेटा, सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? देखो, इसका रेजोनेंस से क्या रिलेशन है ये मैं आपको सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस में सिखाऊंगा। बाकी मैं अभी आपको क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन बता रहा हूं, फॉर्मूला बता रहा हूं। क्वालिटी फैक्टर है 2 पाई इंटू पीक एनर्जी स्टोर्ड बाय एनर्जी डिसिपेटेड in one cycle. तो बेसिकली यार क्वालिटी फैक्टर आपको ये समझाता है कि एक सिस्टम के अंदर कितना एनर्जी एक्चुअली स्टोर हो रहा है और कितना एनर्जी डिसिपेट हो रहा है, ये इसका रेशो है। अगर आप ये डिजायर करते हो किसी भी सिस्टम में कि एनर्जी स्टोर्ड ज्यादा होना चाहिए और डिसिपेशन कम से कम होना चाहिए, देन उसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा से ज्यादा हाई होना चाहिए। तो एक बार क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे सभी लोग। एक बार क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला नोट डाउन करो भाई। अब इसके अंदर लिखना, क्वालिटी फैक्टर इंडिकेट्स the ratio of energy stored in a system. Quality factor indicates the ratio of energy stored in a system to the energy dissipated and hence for the systems that are designed to store energy, the dissipation must be minimum. For the systems designed to store energy, the dissipation must be minimum, and hence quality factor must be high.
बात क्लियर हुई? ऐसे ही बेटा इसका उल्टा होता है डिसिपेशन फैक्टर। क्या होता है इसका उल्टा? डिसिपेशन फैक्टर। ये डिसिपेशन फैक्टर क्या चीज होती है? इट इज 1 क्वालिटी फैक्टर। तो ये क्या बताता है कि भाई एनर्जी डिसिपेटेड ओवर एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी लिख लेना। डिसिपेशन फैक्टर इंडिकेट्स द रेशियो ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड to energy stored, the ratio of energy dissipated to energy stored। बात क्लियर हो गया? बात क्लियर हो गया? अब बेटा मुदित तुमने सवाल ऐसा पूछा है कि इसका सवाल का जवाब अगर मैं सोचूं तो भी मैं नहीं दे पाऊंगा। ये तो वाली बात हो गई कि सर ओम्स ने लॉ सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए क्यों दिया, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए क्यों नहीं दिया? ये तो जो डिफाइन करता है बेटा, जब कोई चीज कोई डिस्कवर करता है, कोई नियम सेट करता है ना, तो वो उसी हिसाब से चीजें चलती हैं। उसमें हम क्या बताएं कि ऐसा क्यों किया। अब देखो, अब हम क्वालिटी फैक्टर ऑफ वेरियस सिस्टम पे बात करते हैं। क्वालिटी फैक्टर ऑफ वेरियस सिस्टम्स। ठीक है, अलग अलग सिस्टम के क्वालिटी फैक्टर को हम देखने वाले हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं सिंपली बात करूं एक आरएल सर्किट की, ठीक है, एक सिंपल सा ले रहे हैं आरएल सर्किट। अब आप क्वालिटी फैक्टर जब निकालोगे, देखो इसमें आई ऑफ टी जा रहा है करंट, तो आप कहेंगे 2 पाई इनटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, हाफ एल आई एम स्क्वायर। आई एम क्या है भाई? आई एम इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। आई एम इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। और एनर्जी डिसिपेटेड इन 1 साइकिल इज दिस। सर ये क्या किया? देखो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर क्या होता है? एवरेज पावर होती है। एवरेज पावर इंटू टाइम पीरियड इज द एनर्जी। एवरेज पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड विल बी योर एनर्जी डिसिपेटेड। अब यहां पे क्या कर सकते हो, ये 2 पाई बाय टी तो बाहर ले लो। आई एम बाय 2 को आप ऐसा लिख सकते हो मेरे भाई, देखना जरा, ऐसा लिख सकते हो आई एम बाय √2 का स्क्वायर आर इंटू आई आर एम एस स्क्वायर। अब ये सोचो आई एम बाय √2 जो है वही तो आई आर एम एस स्क्वायर है, आई आर एम एस स्क्वायर है। ठीक है, तो बेटा ये क्या हुआ, ओमेगा एल बाय आर। ओमेगा एल बाय आर समझ में आया? ओमेगा एल बाय आर हुआ ना, 2 पाई बाय टी हुआ, ओमेगा फिर एल फिर आर, तो ओमेगा एल बाय आर। अरे सर ये तो एक्स बाय आर हो गया, ये तो एक्स बाय आर हो गया। हाँ बेटा बात तो एकदम सही है, ये तो एक्स बाय आर हो गया। तो बेसिकली क्वालिटी फैक्टर क्या हो गया, tan फाई हो गया। क्या हो गया, tan फाई हो गया। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ओवर रियल पार्ट ऑफ z, यही होता है क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, tan फाई दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। पता है इसको लिखने का एक और तरीका होता है, रिएक्टिव पावर बाय रियल पावर। tan फाई तो ये भी होता है रिएक्टिव पावर बाय रियल पावर। मुझे जो लास्ट वाला फॉर्मूला है ना, ये पर्सनली काफी पसंद है, क्योंकि यहां से क्वालिटी फैक्टर बहुत इजीली आता है, रिएक्टिव पावर बाय रियल पावर करके। अच्छा देखो ये एक सिस्टम क्लियर हुआ ना, सब लोगों ने नोट डाउन भी किया भाई, सब लोगों ने नोट डाउन भी किया कैसे हमने क्वालिटी फैक्टर डिराइव किया है। अब ऐसे दूसरे सिस्टम पे चलते हैं, दूसरे सिस्टम पे चलते हैं यार। अब मान लो पैरेलल में आ गए आर और एल, ऐसा मान लो। ठीक है, अब अगेन देखो यहां पे क्या होगा,
अगर आपको डायरेक्टली निकालना है क्वालिटी फैक्टर, अगर डायरेक्टली निकालना चाहते हो रिएक्टिव पावर ओवर रियल पावर, तो क्या करोगे, इस बार पैरेलल में है तो रिएक्टिव पावर होगा v स्क्वायर बाय एक्स, रियल पावर होगा v स्क्वायर बाय आर, तो r बाय एक्स, तो उसका जस्ट उल्टा आया ना, r बाय ओमेगा एल। सर यहां आई स्क्वायर आर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बेटा पैरेलल में वोल्टेज कॉमन है इसीलिए वोल्टेज से निकाला, सीरीज में करंट कॉमन था तो करंट से अप्रोच किया था, इस बार वोल्टेज से कर लिया। और डिसिपेशन फैक्टर 1 बाय क्वालिटी फैक्टर यानी ओमेगा एल बाय आर। अब आप सोच रहे होगे सर इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड कैसे कह सकते हैं। बेटा पैरेलल में अगर आप बात करते तो आप एडमिटेंस की बात करते, राइट। तो आप यहां पे ये कहते कि क्वालिटी फैक्टर इज 1 बाय ओमेगा एल बाय 1 बाय आर, दैट इज आर बाय ओमेगा एल। फिर आप एडमिटेंस से जाते, ऐसा भी कर सकते थे दैट यू माइट हैव अप्रोच बाय एडमिटेंस, तो पैरेलल में इंपिडेंस ना लेके क्या लेना पड़ता, एडमिटेंस। ऐसे अगला सिस्टम देखो आरसी। अब बताओ, देखो सीरीज में है तो क्या करोगे, सीरीज में है तो करंट से अप्रोच करोगे, राइट। सीरीज में है तो यू विल अप्रोच बाय करंट, रिएक्टिव पावर बाय रियल पावर, तो आई स्क्वायर एक्सी बाय आई स्क्वायर आर, तो 1 बाय ओमेगा आर सी, तो डिसिपेशन फैक्टर वुड बी ओमेगा आर सी। करेक्ट, करेक्ट भाई। अब ये देखो लास्ट केस, ठीक है। आरएलसी वाले ना रेजोनेंस में कर लेंगे, इसलिए अभी आरएलसी नहीं पिकअप कर रहा हूं, सिर्फ मैंने फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स के बारे में बात की है। तो यहां पे भी अगर आप क्यू निकालते हो, समझ आया भाई, क्यू का शॉर्टकट मेथड, कंप्लीट फॉर्मूला पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है किसी एग्जाम में तुमसे सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ ले, तब तुम फॉर्मूला बता देना भाई इजीली, ठीक है। तो यहां पे रिएक्टिव पावर क्या होगी, पैरेलल है ना तो वोल्टेज का सहारा लेंगे ताकि V कट जाए, R बाय एक्सी, एक्सी होता है 1 बाय ओमेगा सी, तो ओमेगा आर सी। समझ में आया, ये सारे डेरिवेशन समझ आए, ये सारे डेरिवेशन बेटा समझ में आए। नितेश बेटा ये सारी चीजें ना आप मुझसे पर्सनल मैसेज पे डिस्कस कर लेना, जो भी आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड हैं, चाहे मुझे फेसबुक पे मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पे कर देना, या फिर आप मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे। लेकिन यहाँ पे अभी लेक्चर के बारे में बात कर लेते हैं ना। चल ये क्लियर हो गया सब लोगों को। अब हम लोग अपने पहले रेजोनेंस के सर्किट पे चलते हैं, जो कहलाता है सीरीज रेजोनेंट सर्किट, ठीक है, सीरीज रेजोनेंट सर्किट। और अभी ना ज्यादा डिटेल में सोचना मत कि ये क्वालिटी फैक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है, अभी तो एनर्जी तक ही रहने दो। इसका सिग्निफिकेंस ना मैं रेजोनेंस के साथ जोड़ के समझाऊंगा। इन सर्किट में तो बस ये एनर्जी स्टोर्ड और डिसिपेटेड को ही रिप्रेजेंट करता है, रेजोनेंस में इसका एक्चुअल कैरेक्टर सामने आता है। अब सीरीज रेजोनेंट सर्किट क्या होता है बेटा, कुछ भी नहीं है, एक सीरीज आरएलसी सर्किट है। दिस वन इज आर एल सी, ठीक है। तो यहां पे V ऑफ टी
आई ऑफ टी। ठीक है, अब बेटा यहां पे वृष्टि वो फॉर्मूला उसके बराबर आया है कि क्वालिटी फैक्टर tan phi के बराबर होता है, क्योंकि रिएक्टिव पावर रिप्रेजेंट्स द एनर्जी स्टोर्ड एंड रियल पावर रिप्रेजेंट्स द एनर्जी डिसिपेटेड। सिंपल इस वजह से। और आपका जो क्वालिटी फैक्टर है वो क्या बताता है? इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड टू द एनर्जी डिसिपेटेड। अब भाई देखो यहां पे आपने अभी रेजोनेंस के बारे में ये बोला कि रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आपकी एनर्जी ऑसिलेट करती है बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म। ये हमने डेफिनेशन लिखा ना, ये हमने डेफिनेशन लिखा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी किस में रहती है? इंडक्टर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में किस में रहती है? कैपेसिटर में। इसका ये मतलब हुआ डेफिनेशन का कि इंडक्टर और कैपेसिटर आपस में एनर्जी एक्सचेंज करते रहते हैं। तो कभी इंडक्टर लेता है कैपेसिटर से, तो कभी इंडक्टर दे देता है कैपेसिटर को। इस टाइप से एनर्जी का लेन देन इन दोनों के बीच में चलता रहता है एंड दैट इज कॉल्ड एज अ रेजोनेंस। बिल्कुल बेटा, सेकंड ऑर्डर से ज्यादा के सर्किट में भी रेजोनेंस की बात की जा सकती है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर इंडक्टर कैपेसिटर आपस में एनर्जी लेने देने लग गए, इंडक्टर कैपेसिटर अगर आपस में एनर्जी लेने देने लग गए, तो इन्हें ना बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब जब ये मैं एग्जांपल देता हूं तो मेरे को यार दिमाग में क्या आता है कि मैं ना सुबह लेक्चर लेता हूं नीट वालों का, फिजिक्स पढ़ाता हूं उनको। तो अब वो नीट वाले बच्चे ऐसे होते हैं ना, लेक्चर के अंदर उन्हें टीचर से मतलब नहीं, टीचर नहीं भी होगा तो वो खुश है। वो आए नहीं है लेक्चर करने, वो आए हैं बेटा आपस में बातें करने, डेट करने, है ना, सेटिंग करने, ये सब चीजें करने आए। तो जब वो आपस में बात करने लगते हैं, उन्हें एक्सटर्नल वर्ल्ड से फर्क ही नहीं पड़ता क्या चल रहा है। टीचर पढ़ा रहा है, अपने लिए पढ़ा रहा है, हमको क्या करना। तो वो लोग पूरा कट डाउन हो जाते हैं लेक्चर से, आपस में बतिया रहे हैं, मस्त मजे ले रहे हैं। ऐसे ही कुछ हो रहा है इंडक्टर कैपेसिटर के साथ। ये आपस में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई सोर्स अपना सोचे, हमको क्या करना, हम तो आपस में एक्सचेंज करते रहेंगे। अब बेटा अगर ये सोर्स से डिस्कनेक्ट हो गए, एक तरह से ये सोचना इन्होंने सोर्स से मतलब छोड़ दिया, तो सर्किट को या सोर्स को सिर्फ कौन दिखेगा? रेजिस्टेंस। क्योंकि ये तो सोर्स से ना एनर्जी ले रहे, ना ये सोर्स को एनर्जी दे रहे। तो यहां सोर्स सिर्फ किसे एनर्जी देगा? रेजिस्टेंस को। तो सोर्स के अनुसार सर्किट वुड सीम लाइक अ रेजिस्टिव सर्किट, या ये कह सकते हो इट वुड अपीयर दैट पावर फैक्टर इज यूनिटी। इट वुड अपीयर दैट पावर फैक्टर इज यूनिटी, है ना। तो ये वाला पॉइंट लिखना। अंडर रेजोनेंस द एनर्जी विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग। अंडर रेजोनेंस द एनर्जी विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग between inductor and capacitor. The energy will keep on oscillating between inductor and capacitor. So the source has to supply energy. The source has to supply energy only to the resistor. Source has to supply energy only to the resistor. अब श्रेष्ठ का एक बहुत अच्छा डाउट आया कि सर एल और सी ने इनिशियली तो एनर्जी लिया होगा। श्रेष्ठ, जब हम बात करते हैं एसी एनालिसिस की तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेडी स्टेट एसी एनालिसिस, यानी यहां पे इनिशियल वाला कोई फंडा ही नहीं है। हमें इससे मतलब ही नहीं है कि ये प्रोसेस शुरू कब हुआ, हम कब देख रहे हैं। जब ये सर्किट बहुत लंबे समय से चला आ रहा है तब हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं। हमें ये मतलब नहीं है व्हेन इट गॉट स्टार्टेड। समझे मेरी बात को? शुरू जब हुआ हो तब हुआ हो, हमें किससे मतलब है? जब ये सेटल हो चुका है तब क्या हो रहा है। समझ गए ना। अब देखो, अगर सोर्स को सर्किट रेजिस्टिव दिख रहा है, यानी सोर्स की साइड से देखें तो इंपेडेंस का इमेजिनरी पार्ट 0 आना चाहिए। अब ये वाला पॉइंट भी लिखो। सिंस द सर्किट अपीयर्स टू बी resistive for a source, since the circuit appears to be resistive for a source, the imaginary part of impedance from the source side must be 0.
फ्रॉम द सोर्स साइड मस्ट बी 0। तो ये कंडीशन निकल के आती है बेटा रेजोनेंस की। क्या कंडीशन निकल के आती है? दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ इम्पीडेंस मस्ट बी 0। देखो ये बना। अब हमने बोला फॉर रेजोनेंस कंडीशन इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज 0। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z मस्ट बी 0। ये हमें बहुत अच्छे से चमका यहां तक। अब चलो जी, ये चमक गया तो अब हम क्या कहते हैं? ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C मस्ट बी 0। तो ओमेगा is 1 by root LC. This is the resonance frequency. अब सर इसका क्या मतलब हुआ? इस कंडीशन का मतलब क्या है? देखो ये कंडीशन बहुत से लोग डिराइव कराएंगे, लेकिन इसके मतलब पे डिस्कशन अक्सर नहीं किया जाता है। इस कंडीशन का बेटा मतलब ये होता है कि अगर आप सप्लाई जो लगा रहे हो, जो आप साइनोसोइडल सोर्स यहां पे दे रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 बाय रूट LC रखोगे, तब आप सिस्टम के अंदर रेजोनेंस को ऑब्जर्व कर सकते हो। बट फॉर दैट द सोर्स फ्रीक्वेंसी मस्ट बी 1 बाय अंडर रूट LC। तो ये वाला एक पॉइंट लिखना। दिस कंडीशन implies that if the supply frequency is 1 by under root LC, then only the circuit undergoes resonance. बात समझ में आई? यानी एक तरह से आप सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हो और उसे सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करा रहे हो, तब जाके सिस्टम रेजोनेंस में आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी एक तरह से लिख लो। इट implies that the source frequency is being varied, and when it matches the natural frequency of the circuit, then oscillations or resonance is set up. बात चमक गई भाई बढ़िया तरीके से। चलो अब देखो क्या होता है। एट रेजोनेंस Z इज इक्वल टू R। ठीक है, तो अब हम यहां से क्या कह सकते हैं? V बार इक्वल टू I बार इंटू R। देयरफॉर सोर्स वोल्टेज एंड करंट would lie in same phase or circuit operates at unity power factor। देखो इसका सिग्निफिकेंस ऐसे भी समझ सकते हो कि इंडक्टर और कैपेसिटर आपस में एनर्जी क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं, कभी इंडक्टर में तो कभी कैपेसिटर में, और एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि रेजिस्टेंस जितनी एनर्जी डिसिपेट कर रहा है उतनी एनर्जी कौन सप्लाई कर दे रहा है? सोर्स। इस कारण से जो आपकी स्टोर्ड एनर्जी है ना सिस्टम के अंदर, वो फिक्स रहेगी। L और C की टोटल एनर्जी फिक्स रहेगी। जितना लॉस रेजिस्टेंस कराएगा उतना सप्लाई से आ जाएगा। तो ये वाला भी एक पॉइंट इसके नीचे लिख लो। इट मीन्स द एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क
It means the energy stored in the network will remain constant, and whatever energy is dissipated by resistance, will be replenished by the source, शशांक बेटा ऑसिलेशन डैम्प्ड भी हो सकते हैं, अनडैम्प्ड भी हो सकते हैं, लेकिन रेजोनेंस के अंदर आपका ऑसिलेशन सस्टेन्ड होता है, बस ये फर्क है, काइंड ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अब देखो कुछ एक ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंस वर्सेस ओमेगा। ठीक है, रिएक्टेंस वर्सेस ओमेगा। ठीक है, कभी कभी इन टूल्स का भी यूज कर लेना चाहिए, क्या बोलते हो, है नहीं, वरना काम क्या आएंगे। चलो अब देखो बेटा, एक रिएक्टेंस है आपकी ओमेगा एल, एक रिएक्टेंस है ओमेगा एल, जो इंडक्टर की है वो तो लीनियरली वेरी करेगी। देखो ये रिएक्टेंस क्या है, x इक्वल टू ओमेगा एल, और एक है 1/ωc, एक क्या है 1/ωc, लेकिन वो नेगेटिव में आ रही है। क्यों आ रही है नेगेटिव में, देखो जरा, J के कारण वो क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। तो 1/ωc आप समझ सकते हो हाइपरबॉलिक होगा, क्योंकि 1/ω है ना, तो हाइपरबॉलिक होगा। तो अगर 1/ωc हाइपरबॉलिक है तो उसका नेगेटिव कैसे आएगा, उसका नेगेटिव उल्टा आएगा, जस्ट लाइक अ मिरर इमेज, ऐसे। ठीक है, तो ये कौन सा ग्राफ बन गया, -1/ωc। अब इन दोनों ग्राफ को अगर मैं ऐड कर लूं तो मुझे मिल जाएगी टोटल रिएक्टेंस। मुझे क्या मिल जाएगी, टोटल रिएक्टेंस। किसे ऐड करना है, ओमेगा एल और -1/ωc को। अब आप एक चीज सोचो, जीरो फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा एल तो जीरो है और -1/ωc माइनस इंफिनिटी है। जीरो और माइनस इंफिनिटी का सम कितना आएगा, माइनस इंफिनिटी। इस टाइप से जाएगा। फाइनली देखो ये जीरो हो गया, ये इंफिनिटी हो गया, तो फाइनली इंफिनिटी जाएगा। फिर से समझो, शुरुआत में ये जीरो और माइनस इंफिनिटी, तो सम आया माइनस इंफिनिटी। फाइनली ये इंफिनिटी, ये जीरो, तो सम आया इंफिनिटी। अब जहां पे ये जीरो क्रॉसिंग आई, जहां पे ये जीरो क्रॉसिंग आई, दिस इज योर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। समझ में आई ये कहानी, बताओ, ये ग्राफ समझ आया, ग्राफ समझ में आया बेटा। डीसी का फ्रीक्वेंसी जीरो मानते तो कह सकते हो टाइम पीरियड इनफाइनाइट है। बताओ ये ग्राफ समझ में आया भाई, जल्दी से बता दो आप लोग मुझको। अगर ये ग्राफ समझ में आया तो इसके बाद अगला ग्राफ आता है हमारा Z वर्सेस ओमेगा, Z वर्सेस ओमेगा। अब हम क्या कहते हैं, Z क्या है, आप ये मत कहना सर इंपीडेंस है, वो तो सबको पता है, R² ये होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और इसके अंदर ऑब्जर्व करें बेटा, एक चीज और इसके अंदर ऑब्जर्व करें। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो रिएक्टेंस टोटल नेगेटिव आ रहा है, तो ये कैपेसिटिव है, और इसके आगे इंडक्टिव है। समझ आया? अगर आप ध्यान से देखो तो ग्रीन वाला कर्व, ये जो टोटल रिएक्टेंस है,
ये ग्रीन वाला कर्व दैट इज टोटल रिएक्टेंस, ये ओमेगा आर तक नेगेटिव आ रहा है ना, तो नेगेटिव का मतलब है इट इज कैपेसिटिव इन नेचर, और जहां से पॉजिटिव हुआ इट इज इंडक्टिव इन नेचर। कैपेसिटिव को आप ये भी कह सकते हो लीडिंग पावर फैक्टर, कैपेसिटिव को आप ये भी कह सकते हो लीडिंग पावर फैक्टर, और इंडक्टिव को आप कह सकते हो लैगिंग पावर फैक्टर, ऐसा भी कह सकते हो, लीड एंड लैग। अब मेरी बात को समझना यार, ये जो रिएक्टेंस वाला पार्ट है ओमेगा एल माइनस 1/ω_c, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आने वाला है, यानी आर स्क्वायर में कुछ ऐड ही हो रहा है, आर स्क्वायर में कुछ ना कुछ ऐड ही हो रहा है ना, तो आप ये कह सकते हो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। क्या ये कह सकते हो? फिर से समझो, ये जो टर्म स्क्वायर आएगी ये पॉजिटिव आएगी, यानी आर स्क्वायर में कुछ ऐड होगा, तो ओवरऑल वैल्यू तो आर से ज्यादा आएगी, बट ये इक्वल टू आर कब बनेगी? जब ये टर्म इक्वल होके रेजोनेंस प्रोवाइड करेंगी। तो मैं क्या ये कह सकता हूं एट रेजोनेंस रिएक्टेंस वाला पार्ट 0 है, इसीलिए इंपिडेंस मिनिमम आएगी। क्या ये कह सकते हो? कैन आई से दिस? कैन आई से कि एट रेजोनेंस ओमेगा एल इज 1/ω_c, तो मॉड z इक्वल टू आर विच इज मिनिमम, ये कह सकते हैं भाई? आप ही लोग मुझे बताओ। बाकी सभी फ्रीक्वेंसी पे कुछ ना कुछ ऐड होके आ रहा होगा। अब अगर ऐसा आप कह ही रहे हो, इतना आपने कह ही दिया है, तो फिर कहने के लिए बचा ही क्या है? फिर तो बस ग्राफ ड्रॉ करेंगे अब हम। ठीक है, चलो अब बेटा देखो यहां पे क्या होता है, मॉड z वर्सेस ओमेगा अगर बनाएं तो इट इज समथिंग लाइक दिस, अ वी शेप काइंड ऑफ अ कर्व, जहां पे हमें नजर आता है कि ये वैल्यू r के बराबर आती है एट रेजोनेंस। और आप ये बात बहुत अच्छे से जान चुके हो बच्चे अब कि बिफोर रेजोनेंस इट इज कैपेसिटिव और लीडिंग पावर फैक्टर, आफ्टर रेजोनेंस इट इज इंडक्टिव एंड लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, बिफोर रेजोनेंस ये कैपेसिटिव है, लीडिंग पावर फैक्टर है, आफ्टर रेजोनेंस इट्स इंडक्टिव एंड लैगिंग पावर फैक्टर। अब इसके बाद मेरे बच्चों तीसरा ग्राफ हम किसका बनाते हैं? मॉड आई वर्सेस ओमेगा। अब हम ये कहते हैं मॉड आई इज मॉड वी बाय मॉड जेड। अब मॉड वी इज कांस्टेंट, क्योंकि ये तो सोर्स है, ये वैल्यू हम फिक्स रख रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं ना मॉड आई वेरीज ऑपोजिट टू मॉड जेड, इट वेरीज ऑपोजिट टू मॉड जेड। ठीक है, तो देखो यहां पे करंट कैसे वैरी करता है, इंपिडेंस से जस्ट उल्टा। जैसे इंपिडेंस गिर रही थी ना, तो जहां इंपिडेंस मिनिमम आएगी वहां करंट मैक्सिमम आएगा, मॉड वी बाय आर। बात समझ रहे हो मेरी? जहां पे बेटा आपकी इंपिडेंस मिनिमम आएगी, ऑब्वियसली वहां पे आपका करंट तो मैक्सिमम आना ही है। ठीक है,
ये हो गया। फिर अगेन आप ऐसे दिखा दोगे कि भाई इस साइड पे आपको मिल रहा है लीडिंग पावर फैक्टर और इस साइड पे आपको मिल रहा है लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, ये आप दिखा सकते हो। तो करंट के अंदर कैसा आ गया, गॉसियन टाइप कर्व आ गया, पहले चढ़ता है फिर करंट गिरता है। मैक्सिमम करंट आपको कहां पे मिलता है, रेजोनेंस पे, फोर्थ। अब बेटा फोर्थ में हम क्या करते हैं, फाई वर्सेस ओमेगा ड्रॉ करते हैं। फाई वर्सेस ओमेगा, फाई क्या होता है, tan इनवर्स x बाय आर, tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी बाय आर। अब अगर आप इसके अंदर ओमेगा को 0 डालो तो ये बनेगा 0, ये इंफिनिटी, तो tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी इज माइनस 90। अगर आप ओमेगा को इंफिनिटी डालें तो ये बनेगा इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी इज 90। समझे, 0 माइनस इंफिनिटी आया तो tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी क्या हुआ, माइनस 90। इंफिनिटी माइनस 0 आया इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी हुआ 90। ठीक है, अब देखो यहां पे यानी कि ग्राफ शुरू होगा माइनस 90 से और कहां तक जाएगा, प्लस 90 पे। तो देखो मैं ये लाइंस ड्रॉ कर देता हूं, माइनस 90 और प्लस 90 की। ठीक है, तो यहां से बेटा आपका कर्व ऐसे उठेगा और इस टाइप से कन्वर्ज करेगा। तो ये जहां पे 0 से पास हुआ है दैट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, वहां पे यूनिटी पावर फैक्टर मिलेगा ना। उससे पहले फाई नेगेटिव था तो यानी इट वाज बिहेविंग लाइक अ कैपेसिटर और लीडिंग पावर फैक्टर। उसके बाद फाई पॉजिटिव है तो इट इज बिहेविंग लाइक अ इंडक्टर और यू कैन से लैगिंग पावर फैक्टर। ये बन गया भाई फाई का कर्व। ये बात समझ में आई, फाई का कर्व समझ में आया। तो यहां पे हमने कैसे निकाला है, tan इनवर्स से निकाला है, tan इनवर्स x बाय आर। और कौन सा ग्राफ यहां पे बना सकते हो, एक तो फाई का हो गया, ग्राफ के एक्सिस भी मार्क कर लेना। कोई बचा है क्या, x हो गया हमारा, z हो गया, x हो गया, z हो गया, i हो गया, फाई हो गया। मेरे ख्याल से एक ग्राफ बच रहा है, किसी को आइडिया कौन सा ग्राफ हम भूल रहे हैं, बताओ। कोई ग्राफ हम भूल रहे हैं क्या इसके अंदर। z का मैग्नीट्यूड भी प्लॉट कर लिया, एंगल भी, रिएक्टिव पार्ट भी ड्रॉ कर लिया, करंट भी ड्रॉ कर लिया, और कौन सा पार्ट हम भूल रहे हैं इसके अंदर। आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग वन ऑफ द कर्व्स, बताओ कोई ग्राफ भूल रहे हैं कि 4 के अलावा। मेरे तो जहन में कोई ग्राफ आ नहीं रहा यार, मेरे हिसाब से यही 4 बनने चाहिए। वाई, हाँ वाई बना सकते हो, सही बात है, वाई भी बना सकते हो, सही बोला शशांक ने। मॉड वाई वर्सेस ओमेगा ये बना सकते हो। हम कहेंगे मॉड वाई इक्वल टू 1 बाय मॉड जेड, सो मॉड वाई वेरीज इन ऑपोजिट मैनर टू मॉड जेड, जैसे कि करंट के साथ हुआ था, है ना, जैसे कि करंट के साथ हुआ है वैसे ही वाई के साथ होगा भाई।
तो देखो जैसे Z गिर रहा था तो Y बढ़ेगा, समझ रहे हो? Z जब गिरता है तो Y हमारा बढ़ता है। अरे पूरा ग्राफ ही गायब हो गया, बताओ। ये जो वैल्यू है दिस इज 1/r। अब गड़बड़ हो गई ना, देखो पूरी। ठीक है, ठीक है, 1/r। तो ये हो गया मॉड y वर्सेस ओमेगा। आई जैसा ही ग्राफ आएगा इसका। बात क्लियर हो गई? चलो अब मैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे आता हूं कि इस सर्किट में और क्या कर सकते हैं। और हम बात कर सकते हैं बेटा फेजर डायग्राम की। भाई आरएलसी सर्किट है तो फेजर डायग्राम तो बनता है। सबसे पहले केस में हम क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको पता है सीरीज सर्किट है तो यूज आई एज रेफरेंस। ठीक है, अब मैं कहता हूं यहां पे केस 1 की बात करूं। केस 1 में मैं ये कहता हूं कि VL इज लेस देन VC, यानी IXL लेस देन IXC, XL लेस देन XC। ओमेगा डालोगे तो ओमेगा लेस देन 1/√LC, माने बिलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, बिलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब देखो हमने करंट को लिया रेफरेंस, ठीक है, ये करंट आ गया हमारा। अब बेटा जो रेजिस्टेंस की वोल्टेज है ना वो इसके सेम फेज में आएगी, ये आ गई रेजिस्टेंस की वोल्टेज। अब इंडक्टर की जो वोल्टेज है, इंडक्टर की जो वोल्टेज है वो करंट से 90 लीड करती है, या ये कह दो इंडक्टर में करंट 90 डिग्री लैग करता है। तो इंडक्टर की जो वोल्टेज आएगी आपकी वो 90 डिग्री लीडिंग आएगी। ये आ गई मेरे पास VL, क्या आ गई VL। अब मेरे पास जो VC आएगी वो 90 डिग्री लैगिंग आएगी, क्योंकि भाई कैपेसिटर में करंट लीड करता है। तो दिस इज आर VC। चलो जी बहुत ही बढ़िया, एक VL आ गया, एक VC आ गया। अब ये दोनों वोल्टेजेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इसीलिए सब्ट्रैक्ट होंगी। तो यहां पे मेरे पास बनेगा VC माइनस VL। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम दोनों फेजर्स को ऐड करेंगे। किसे? VR और VL माइनस VC। और यहां से हम बनाएंगे VS। लो जी ये हो गया VS। अब देखो करंट लीड कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, लीडिंग पावर फैक्टर। यही तो हमने बोला था, रेजोनेंस से कम फ्रीक्वेंसी पे वी विल गेट लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है आकाश बेटा, एक्सक्लूसिवली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का कोई ऑप्शन नहीं है। केस नंबर 2, केस 2 में क्या होगा, VL ग्रेटर देन VC, तो IXL ग्रेटर देन IXC, XL ग्रेटर देन XC और ओमेगा ग्रेटर देन 1/√LC। ये हुआ, ये आया आपके पास कंडीशन दैट इज अबव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब आप यहां पे फिर से रेफरेंस तो I को ही लोगे ना बच्चे, आप रेफरेंस तो फिर भी I को ही लोगे। ठीक है, अब I के सेम फेज में आप दिखाओगे VR। इंडक्टर वोल्टेज लीड करेगी बच्चों, इंडक्टर वोल्टेज लीड करेगी और ज्यादा आएगी कैपेसिटर वोल्टेज से। तो ये हो गया
VL, और कैपेसिटर वोल्टेज लैग करेगी, छोटी आएगी, VC। ठीक है, अब यहां पे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बनेगा VL माइनस VC। अब ये देखो ऐड करने के बाद क्या होगा, ये बनेगा हमारा, सही है, ये बन गया हमारे लिए VS। अब की बार देखो ये जो करंट है ये लैग कर रहा है, तो इट इज बेसिकली ऑपरेटिंग एट लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, ये लैगिंग पावर फैक्टर पे चल रहा है। अब लास्ट केस क्या बनता है बच्चों, लास्ट केस क्या बनता है, लास्ट केस इज केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या होता है कि VL इज इक्वल टू VC, यानी XL इज इक्वल टू XC, तो ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। ठीक है, तो ये ओमेगा आ जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि देखो रेफरेंस तो हमारा करंट ही रहेगा, इसके सेम फेज में आएगा VR। अब इससे 90 डिग्री लीड करता है बेटा VL, और इससे 90 डिग्री लैग करता है VC। लेकिन इस बार खासियत ये होगी कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों कट गए, तो VS इज एक्चुअली इक्वल टू VR, तो यूनिटी पावर फैक्टर, ये कंडीशन है हमारी रेजोनेंस की। ठीक है, ये कंडीशन होती है हमारी रेजोनेंस की। ठीक है, अब एक चीज समझना, रेजोनेंस पे बेटा हमारा करंट मैक्सिमम आया था ना V/R। तो अगर मैं बात करूं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की, मैंने फिल्टर में भी आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बताई थी, जहां पे कि आपका मैग्नीट्यूड 1/√2 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है। यानी यहां पे अगर हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिजाइन करें तो कुछ इस टाइप से होगी। ठीक है, इस टाइप से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी ओमेगा L ओमेगा H, और यहां पे क्या होगा मॉड V/√2R। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो आज के लिए मैं आपको होमवर्क क्या दे रहा हूं बच्चों, कि आपको ना ये ओमेगा L और ओमेगा H डिराइव करके लाने हैं। वैसे तो मैंने बैंड पास फिल्टर में डिराइव कराए हैं, बट एक बार बिना चेकआउट किए वो डेरिवेशन आप लोग खुद से ट्राई करना कि करंट को V/√2R लिख के क्या आप ओमेगा L और ओमेगा H डिराइव कर पाते हैं। एक बार ये चीज आप लोग ट्राई आउट करेंगे और यहां से आपको मिलेगी ना इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट विल गिव यू द बैंडविड्थ। क्या मिलेगा, बैंडविड्थ। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे सीरीज RLC के लिए ना शशांक, जब ही तो करंट रेफरेंस लिया है, सीरीज में करंट रेफरेंस है और वोल्टेज में KVL लग रहा है, और पैरेलल में वोल्टेज रेफरेंस होता और करंट्स के लिए मैं KCL लगा रहा होता। तो आप लोग एक बार ये ट्राई आउट करके आओगे, और कल हम लोग ट्राई करेंगे रेजोनेंस वाले पार्ट को कवर अप करने का, ताकि परसों हम इसके क्वेश्चंस देख पाएं। विवेक बेटा, मैंने कल के लेक्चर में बताया था ऑल पास का सिग्निफिकेंस ये होता है कि हमें अगर सभी फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट करना है या रिड्यूस करना है, यानी जो सिग्नल स्क्वायर वेव आ रहा है वो स्क्वायर ही रहे, बस उसका एम्पलीट्यूड बदल जाए। जैसे एक पोटेंशियल डिवाइडर ले लो, पोटेंशियल डिवाइडर सिग्नल की वेवफॉर्म को नहीं बदलता, बस उसे रिड्यूस कर देता है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ ऑल पास फिल्टर। ठीक है, टेक्निकली बहुत जगह ये कॉन्फ्लिक्ट होता है कि क्या ऑल पास फिल्टर को फिल्टर कहना चाहिए, बट कंसेप्चुअली तो डिफाइन कर ही सकते हैं।
बट आइडियली वो फिल्टर वाला कोई काम नहीं करता, वो सिग्नल का एम्पलीट्यूड या तो बढ़ाता है या घटाता है। शशांक बेटा, अगर आपने एसी एनालिसिस पूरा देखा है तो उसमें मैंने बताया है कि पैरेलल आरएलसी का फेजर कैसा बनता है, चेकआउट करो एक बार, ठीक है। चलो